ग्लॉसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बिहार के सरकारी विद्यालय जिसमें SCERT की पुस्तक पढ़ाई जाती है, BPSC के चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया है कि वहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो उसी संभावना को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं की बातों को केंद्र बिंदु में रखते हुए हमने SCERT पर्यावरण और NCERT के जो पर्यावरण वर्ग 3, वर्ग 4 और वर्ग 5 का संपूर्ण अध्ययन को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने SCERT वर्ग 5 का संपूर्ण अध्ययन करवा चुका हूं। उससे पहले हमने NCERT का वर्ग 3 और वर्ग 4 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वर्ग 5 का NCERT का वीडियो अपलोड करना बाकी है, वो हम 1-2 दिन में कर देंगे। और आज हम SCERT का वर्ग 5 के बाद आज हम वर्ग 4 का पर्यावरण के संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक का क्या नाम है? पर्यावरण और हम। इसी को कहा जाता है EVS। EVS का फुल फॉर्म CTET। CTET जो परीक्षा लेती है वर्ष में 2 बार, वो 3 से 4 बार EVS का फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो हो सकता है कहीं यह भी EVS का फुल फॉर्म पूछ दे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष, यह क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो होता है उसमें कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग, 7 कलर। और उस 7 रंगों के बीच में एक रंग होता है, उस रंग को क्या कहते हैं? हरा। सूर्य में भी 7 रंग होते हैं, सूर्य की रोशनी में भी 7 रंग होते हैं, और इंद्रधनुष जो बनता है उसमें भी 7 रंग होता है। तो इस इंद्रधनुष के बीच वाला रंग कौन है 7 रंगों में? तो हरा, ग्रीन। अब हम चलते हैं इंद्रधनुष के 7 रंगों को देखते हैं। दोस्तों उसमें कौन कौन सा रंग पाया जाता है। सबसे पहले एक कोड हम आप लोगों को बताते हैं। कोड है ये वाइबज्योर, VIBGYOR। हिंदी में कहा जाता है बैनी आह पीनाला। बैनी आह पीनाला, उसको आप लिख सकते हैं बैजानी पीनाला। बैजानी पीनाला मतलब ये जो बै है इसको ऐसे रख दें, ये जो ज है जा, यहाँ नी ह पी ना ला, बैजानी पीनाला। यह कोड है हिंदी में। इस कोड से आपको याद रह सकता है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए वायलेट जिसको कहते हैं बैगनी, इंडिगो जिसको कहते हैं नीला जामुनी, ब्लू जिसको कहा जाता है नीला, फिर बीच में आ गया ग्रीन जिसको कहा जाता है हरा, फिर है येलो जिसको कहा जाता है पीला, फिर है ऑरेंज जिसको कहा जाता है नारंगी, और फिर है रेड जिसको कहा जाता है लाल। तो यह 7 रंग है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, इंद्रधनुष क्यों बनता है? यह एक सवाल है। यह भूगोल का भी सवाल है और विज्ञान का भी सवाल है। भूगोल में भी आपसे इंद्रधनुष के बारे में पूछा जा सकता है और विज्ञान में भी आपको इंद्रधनुष के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप तो जानते ही हैं पर्यावरण सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का मिश्रण है, इसीलिए पर्यावरण में भी इसकी चर्चा है। तो हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में जान लेंगे कि इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो जल की बूंदों का द्वारा वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है। जब वर्षा की बूंद होती है तो वह वर्षा की बूंद हवा में फंस जाती है, और जब हवा में फंसती है उस पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो वहाँ पे कई घटनाएं घटती है। एक अपवर्तन की घटना घटती है, एक परावर्तन की घटना घटती है, और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। तो इन तीनों घटना की वजह से
इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखना है। इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। हम इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। अगर सूर्य इधर निकला तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, अगर सूर्य इधर निकला तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। कभी भी सूर्य अगर बीच में है तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ना इधर बनेगा ना इधर बनेगा। तो सुबह के समय में सूर्य किधर से निकलता है? पूरब से। तो जब सूर्य पूर्व से निकलता है तो इंद्रधनुष पश्चिम की दिशा में बनेगा, और जब शाम में सूरज किधर रहता है? पश्चिम की दिशा में डूबने के लिए जाता है, तब इंद्रधनुष पूर्व की दिशा में बनेगा, ईस्ट साइड में बनेगा। इसको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चा देने वाले जानवर होते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं। तो बच्चा देने वाला जानवर कौन है और अंडा देने वाला जानवर कौन है, उसका एक सिम्टम्स होता है। तो हम आपको बता रहे हैं, तब बोर्ड पे चलेंगे। देखिए, जिसके शरीर पे बाल हो, मतलब उसके शरीर पे क्या हो? बाल। जैसे मानव के शरीर पर बाल होता है, गाय के शरीर पर बाल होता है, भैंस के शरीर पर बाल होता है, और उसका कान बाहर दिखाई दे। दूसरा लक्षण, कान बाहर दिखाई दे। पहला क्या हुआ? शरीर पर बाल हो, मतलब खाल पर बाल हो। दूसरा, कान बाहर दिखाई दे, वह बच्चे को जन्म देगा, जिसमें गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा। और दूसरी तरफ अंडा देने वाला जानवर, जिसके खाल पर बाल नहीं होंगे, उसका कान बाहर दिखाई नहीं देगा, वह अंडा देगा। जैसे बत्तख, छिपकली, इस चीज़ों को देखिए। आगे चलिए, बढ़ते हैं। देखिए, बच्चा देने वाला जानवर, कान बाहर दिखाई देगा, शरीर पर बाल होगा। जैसे अंडा, बच्चा देगा हिरन, गाय, हाथी, बिल्ली, जिराफ, भैंस और बकरी। ये सब क्या देता है? ये सब बच्चा देने वाला जानवर। अब हम लोग चलते हैं अंडा देने वाला जानवर। देखिए, हम बताए हैं अभी विस्तार से, कान बाहर दिखाई नहीं देता है। ये जो कान है, ये कान बाहर नहीं दिखाई देता है, समझ गए ना? ये जो कान है ये बाहर नहीं दिखाई देता है, समझ गए? तो ये जो कान है ना, ये बाहर नहीं दिखाई देता है। शरीर पर बाल नहीं होते हैं, निश्चित रूप से वो अंडा देगा। ये सिम्टम्स है। अगर एग्जाम में कुछ जानवर का उदाहरण पूछ दे तो आपको मतलब परेशान नहीं होना है। आप जो है जाइए अपने बाहरी दुनिया में, और वहाँ पर देखिए, अपने गांव जाइए अपने, और वहाँ के जानवरों को देखिए, ध्यान कीजिए, निश्चित रूप से आप अच्छे स्थिति में रहेंगे। तो अंडा देने वाला जानवर है मछली हुआ, चींटी हुआ, छिपकली हुआ, बत्तख हुआ, सांप है और गौरैया है, और बहुत सारा जानवर है जो अंडा देता है। नेक्स्ट, आपके पाठ्य पुस्तक में चर्चा है गुरु गोविंद सिंह का। ये चर्चा कक्षा 5 में भी थी, और कक्षा 4 में भी गुरु गोविंद सिंह की चर्चा है। तो जितनी चर्चा है उससे 2-4 तथ्य हम थोड़ा ज़्यादा बताने का प्रयास किए हैं, क्योंकि 2-4 तथ्य हम 5वीं कक्षा में भी बता चुके हैं, और 2-4 तथ्य हम यहाँ भी बताएंगे, और फिर आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ भी बताएंगे। और इसी तरीके से आपका गुरु गोविंद सिंह स्टेप बाय स्टेप पूरा हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य बनता है वो यहाँ भी हमने अंकित कर दिया है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। 10वें गुरु का मतलब अंतिम गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। सबसे बड़ी बात क्या है, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ वह पटना साहिब में 1666 ईस्वी में इनकी माता गुजरी देवी के गर्भ से हुआ। इसको ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम है बचित्तर नाटक। यह आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, बचित्तर नाटक। इसको ध्यान में रखना है। हम भी किसी दूसरी पुस्तक में आज तक नहीं देखे हैं इनकी आत्मकथा बचित्तर नाटक, लेकिन हमने छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकों में देखा है।
और इसीलिए हमने यहाँ इसकी चर्चा किया कि नेक्स्ट, सिखों के पूजन स्थल समझते हैं, जहाँ पूजा पाठ होता है सिखों का, उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। और पटना साहिब जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, वहाँ भी एक गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारा को तख्त हरविंदर साहिब के नाम से जाना जाता। क्या जाना जाता है उस गुरुद्वारा को? तख्त हरविंदर साहिब। इसको ध्यान रखना। गुरुद्वारों में जो भोजन बनने की जो व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं? गुरुद्वारा में आप लोग गए होंगे या नहीं भी गए होंगे, जानते अवश्य होंगे कि एक जगह भोजन बनता है और सभी लोग उसको बैठकर खाते हैं, तो इस प्रथा को लंगर व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंगर व्यवस्था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए दांत, अब हम दांत के बारे में देखते हैं। दांत क्या है और दांत के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों दांत को अंग्रेजी में कहते हैं टिथ, TEETH, टिथ भी से होता है दांत। इसको देखना है। फिर आगे देखते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, वो विषम दंती होते हैं, जिसका मतलब है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जो 4 प्रकार कौन है? एक है कृंतक, जिसको अंग्रेजी में इंसीजर बोलते हैं। दूसरा है रदनक, जिसको अंग्रेजी में कैनीन बोला जाता है। तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसको इंग्लिश में प्रीमोलर कहा जाता है। और नेक्स्ट है चवर्णक, जिसको मोलर कहा जाता है। तो यह दांत के 4 प्रकार हैं। अब उसका काम देखते हैं। कृंतक, इंसीजर सबसे आगे का दांत है, जो भोजन को काटने में मदद करते हैं। किस काम में? भोजन को काटने में इसकी मदद होती है। रदनक का जो कार्य है वो इसके दांत नुकीले होते हैं और कार्य है इनका भोजन को फाड़ना या छीलना। इस दांत से आप भोजन को फाड़ सकते हैं, भोजन को छील सकते हैं, और क्योंकि यह दांत नुकीला होता है। तीसरा है अग्रचवर्णक और चवर्णक। यह दोनों दांतों का काम है भोजन को चबाना या भोजन को पीसना। इसको ध्यान में रखना। यह दांत के 4 प्रकार। उसके बाद आता है विजडम टीथ, जिसको कहते हैं बुद्धि दंत। गांव घर की भाषा में कहा जाता है, अकल चौआ टाइप का शायद ऐसे ही बोलता है, तो ये विजडम टीथ बोलते हैं, जो 20 वर्षों के बाद आता है। और इसकी संख्या भी लगभग 4 होती है। इसको ध्यान रखना है। तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। कुल दांत जो है वो 32 हो गई, इतना याद रखना है। दूध के दांतों की संख्या 20 हुआ। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो मनुष्य के कितने दांतों में की पुनर्जन्म होती है? तो 20 दांत का। चूँकि दूध का दांत जो 20 होता है वह टूट जाता है और उसके जगह पर फिर दोबारा दांत निकलते हैं। तो 20 दांत ऐसे होते हैं मानव शरीर का जो दोबारा निकलते हैं, और कुल दांत 32 होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। मनुष्य की तरह घोड़ा और शेर का दांत भी एक बार गिरता है। जिस तरीके से हम बोले ना अभी, जो 20 दांत जो दूध का दांत होता है, मिल्क टीथ बोलते हैं, वह गिर जाता है, मतलब टूट जाता है, फिर दोबारा आता है। ठीक उसी तरह से 2 जानवर ऐसा है जिसका भी दांत दोबारा आता है। पहला दांत उसका भी गिर जाता है, जैसे घोड़ा का और शेर का। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अमृता के बारे में हम जानते हैं। अमृता खेजरली गाँव राजस्थान की रहने वाली है। खेजरली गांव का नाम खेजरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। वहाँ खेजरी वृक्ष अधिकतर संख्या में पाई जाती है और जिसके छाल से दवा बनाई जाती है और जिसके फलियों का सब्जी बनाई जाती है खेजरी के पेड़ से। और वहाँ जो है एक बार राजा के महल के जंगल के लिए जंगलों की कटाई की जा रही थी, लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही थी। तो खेजरी गांव में ये अमृता नाम की जो लड़की है वह उस पेड़ को बचाने के लिए पेड़ को पकड़ लिया। तो उसी दौरान जो है जो राजा के आदमी थे उस जंगलों को काटने के क्रम में उसको घायल कर दिया। फिर गांव के लोग भी आए और गांव के लोग भी पेड़ पौधा को पकड़ कर लिपट गए, जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। इसीलिए उस घटना को जो है आज भी याद किया जाता है। ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वह बोर्ड पर हम पढ़ाए थे, लेकिन अब जो आगे
पढ़ेंगे आप लोग तो वो स्क्रीन वीडियो होगा, इसीलिए घबराना नहीं है। तथ्य वही है, SCERT जो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में जो पुस्तक है पर्यावरण और हम भाग 2 कक्षा 4, उसी को लेकर के हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी जो अभी पढ़ाए हैं बोर्ड पर वह भी SCERT क्लास 4 का ही था, और आगे जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं वह भी जो है SCERT का ही है। और यह एक कंप्लीट एक वीडियो में कक्षा 4 का है, फिर हम एक वीडियो में कक्षा 3 का लेकर के आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पर्यावरण और हम, इसको हम लोग देख चुके हैं। यह बोर्ड पर जो हम पढ़ाए हैं वो यह है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी जो हम बोर्ड पे पढ़ाए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए। इन सारे तथ्यों को हम बोर्ड पर पढ़ा चुके हैं। दूसरा ये है, यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, हम यहाँ तक अच्छे से अध्ययन करवा चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसको देखिए, यहाँ पे हम लोगों को देखना है ककोलत जो झरना है ना वो नवादा में है। कहाँ है? नवादा में। इसको ध्यान रखना है। ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर में है। सप्तधारा जो है यह भी राजगीर में है, इसको ध्यान रखना है। और आपको पता है जो बर्फीली प्रदेश में बर्फ़ की सिल्लियाँ से घर बनाई जाती, सिल्लियाँ मतलब बर्फ़ का जो ढेरी रहता है ना उसी को बोलते हैं बर्फ़ की सिल्लियाँ, उसी से बनाई जाती है। तो उसी से घर बनाई जाती है, लोग घर बनाते हैं, उसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं सिल्लियों का। और उस घर का जो नाम है वो नाम है इग्लू। क्या कहा जाता है उस घर को? इग्लू कहा जाता है। बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। यह CTET के द्वारा कई बार इसको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, हावड़ा का ब्रिज, इसको देखना है। हावड़ा का ब्रिज कलकत्ता में है। चिरैया टांड ओवर ब्रिज कहाँ है? तो पटना में। चिरैया टांड एक पुल है, ओवर ब्रिज है जो पटना में है। चूँकि सरकार BPSC के चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया है जो हम SCERT और NCERT को मिक्स करके पूछेंगे, तो ये SCERT का हम वीडियो है और NCERT का 2 वीडियो अपलोड है, तीसरा वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग कहते हैं रोपवे माने रस्सी जो होता है राजगीर में जो बना है वह मतलब रस्सी डोरी लंबा रहता है और उस पर ट्रॉली टाइप का लटका हुआ रहता है, उसी पर बैठ के आदमी एक जगह से दूसरे जगह कुछ मीटर की यात्रा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं रज्जू मार्ग मतलब रोपवे, जो राजगीर में माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने बनवाया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी सेतु। आप लोग जानते ही हैं महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? गंगा नदी पर पटना में है। कहाँ महात्मा गांधी सेतु? गंगा नदी पर पटना में। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और ये जो सत्यमेव जयते है इसमें चिन्ह जो है शेर का चिन्ह है। इसमें 4 शेर है, 3 शेर जो है आगे है, एक 3 शेर हो गया आगे, एक सामने एक साइड में और एक हो गया इसके पीछे, तो ये कुल 4 शेर का जो है चिन्ह है। नेक्स्ट है तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा को हम लोग देखेंगे जिसको पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था तिरंगा झंडा का। और इतिहास में हम पढ़े थे जो 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भीखाजी कामा जो क्या किया था? तिरंगा झंडा फहराई थी, वह भी हम लोग इतिहास में पढ़े हैं। और यहाँ पढ़ेंगे हम जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसमें जो है कितने रंग है? हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा में कितने रंग है? 3 रंग है। कितने रंग है? 3 रंग। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा में 3 रंग है। पहला केसरिया जिसका मतलब है साहस और बलिदान, साहस और बलिदान। केसरिया का मतलब क्या है? साहस और बलिदान। दूसरा सफ़ेद सत्य और शांति, हरा खुशहाली और समृद्धि। यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बीच में एक चक्र होता है, इसमें 22-24 गो तिलियाँ होती है। कितना तिलियाँ? 24 ठो तिलियाँ होती है, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या है? चक्र जो है देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हमारा देश का प्रगति का प्रतीक है, हमारे देश के परिवर्तन का प्रतीक है ये चक्र।
और राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसकी रचना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनसे 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर का। इसको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है जी? हॉकी है। इसको भी ध्यान में रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। राष्ट्रीय नदी है गंगा, जिसकी गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ध्यान रखना है इसको। गंगा की लंबाई, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा जो राष्ट्रीय नदी है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। रबर डैम जो हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया गया में, फल्गु नदी के पर। रबर डैम जो दोस्तों कहाँ बनाया गया? फल्गु नदी पर, गया में। यह करेंट भी है, और फल्गु नदी कहाँ है? गया में है। यह भी आपको ध्यान रखना है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक पहाड़ी के बारे में हम बताते हैं, पारसनाथ। यह पारसनाथ की पहाड़ी पता है कहाँ है? यह बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। संयुक्त रूप से बिहार और झारखंड को मिला देंगे तो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी, जो मूल रूप से झारखंड में पाई जाती है। और यहाँ पर जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, क्या नाम था उसका? पारसनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ जो थे, उसका यहाँ मंदिर है, इसीलिए इसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। नेक्स्ट, अब हम कुछ जनजाति को लेकर के आपके सामने आए हैं। जनजाति को ध्यान में रखना है। देखिए, जनजाति जिसकी ज़िंदगी खाना बदोश की ज़िंदगी होती है, और वह विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में जनजाति पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण जनजाति को हम देखेंगे जो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ? झारखंड में। और बिहार के भी कुछ ज़िले में इसकी कुछ जनजाति इसमें से पाई जाती है। तो उरांव जनजाति झारखंड में, बिरहोर जनजाति झारखंड में, मुंडा झारखंड में, संथाल कहाँ? और संथाल विद्रोह भी हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में। सिद्धू कानू चांद भैरव इसके क्या थे? नेता थे। मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। यह सब ध्यान रखना है, यह सब झारखंड से रिलेटेड है। और उरांव जनजाति जो है, उसकी भाषा क्या है? कुडुख भाषा, कुडुख बोलता था ये लोग। और मुंडा की भाषा मुंडारी। तो उरांव की भाषा कुडुख, मुंडा की भाषा मुंडारी। पटना में, गया में और नालंदा में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर मगही भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मगही। कहाँ पर? पटना में, गया में और नालंदा में। तो याद रखना है, पटना, गया और नालंदा में कौन सी भाषा बोली जाती है? मगही भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मगही भाषा। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पटना के इस साइड आ जाइए। पटना के उस साइड हम देख लिए मगही, और पटना के इस साइड जब हम आते हैं, मतलब हम यहाँ पे अब मैप बनाते हैं एक ठो। देखिए, ये बिहार का मैप है, और ये तो ये पटना और गया का जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर बोला जाता है मगही भाषा। और वैशाली इस साइड आ गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर। तो वैशाली और मुजफ्फरपुर में बोला जाता है कौन सा भाषा? बज्जिका। कौन सी भाषा? बज्जिका। बज्जिका बोली जाती है। अब हम दरभंगा में आ जाएंगे और मधुबनी में, तो यहाँ पर मैथिली बोला जाता है। दरभंगा महाराज का नाम सुने हैं, विद्यापति मधुबनी के हैं। तो यह मैथिली का क्या है? बोलबाला है दरभंगा और मधुबनी में। मतलब मैथिली को साहित्य अकादमी ने भी दर्जा प्राप्त किया है, और मैथिली संवैधानिक भाषा है। लेकिन दुर्भाग्य है जो CTET की परीक्षा में मैथिली को शामिल नहीं किया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर की भाषा क्या है? अंगिका। क्या है? अंगिका। मुंगेर और भागलपुर की भाषा अंगिका है। नेक्स्ट है भोजपुर और रोहतास। इसकी भाषा क्या है? भोजपुरी। बिहार का मैप। तो अभी हम देखें, पटना का, नालंदा का, मगध का जो भाषा है वो क्या है? मगही है। देखिए, यह बिहार का मैप है, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए, ये है पटना। यह पटना
नालंदा और ये गया, ये सब में कौन सी भाषा बोली जाती है? मगही भाषा बोली जाती है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बोली जाती है वैशाली और मुजफ्फरपुर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैशाली या मुजफ्फरपुर है, ये है वैशाली या मुजफ्फरपुर। देखिए ठीक से, यहाँ पे क्या बोली जाती है? बज्जिका। उसके बाद हम दिखाते हैं दरभंगा और मधुबनी। ये देखिए, ये दो उंगली जिस पे हम रखे हुए हैं, ये है एक दरभंगा है और एक मधुबनी है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैथिली बोली जाती है। अगर हम मुंगेर चले जाएंगे तो मुंगेर यहाँ पे है, मुंगेर और भागलपुर, ये जहाँ हाथ रखे हुए हैं, एक उंगली पे मुंगेर है, दूसरा पे भागलपुर है। यहाँ पर अंगिका भाषा बोली जाती है। और अगर हम भोजपुर और रोहतास चले जाएंगे, यहाँ पे जो यूपी से सटा हुआ है ये भोजपुर और रोहतास, तो यहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नेहा सिंह राठौर सब क्या है? भोजपुरी के गायक है। इसको हम लोगों ने देखा, मैप पे भी अच्छे से आप लोगों ने समझा। अब देखिए, आपके बिहार सरकार के जो स्कूल में है उससे ज़्यादा तथ्य जो है मैच कर रहा है एनसीईआरटी में। कुछ ही फैक्ट है जो बिहार के सरकारी स्कूल में है और एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम यहाँ हर फैक्ट को आपके पास ले आए हैं। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसा है जो एनसीईआरटी में है, उसको हम यहाँ स्किप कर दिए हैं। जो एनसीईआरटी का वीडियो जो हमने अपलोड किया हुआ है उसमें अच्छे से विस्तार से, लेकिन एक निश्चित रूप से हम कहते हैं जो एनसीईआरटी का वीडियो एक बार आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा सारा ईवीएस एक जगह मिलेगा। एससीईआरटी का भी उसी में है, एनसीईआरटी का भी उसी में है। अच्छे से हमने उसका नेम लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग 3 वीडियो रहेगा आपको एनसीईआरटी का और 3 वीडियो रहेगा आपको एससीईआरटी का, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। 6 वीडियो का अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो पर्यावरण के आप मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद एक वीडियो और हम लेकर के आएंगे या 2 वीडियो, इसमें जो बात की बातें हैं, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और है, पर्यावरण दिवस कब से मनाई जाती है, जो जनरल बातें हैं पर्यावरण से संबंधित, उसको हम उस 2 वीडियो में लेकर के आएंगे। और उसके बाद हम विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छी स्थिति में पर्यावरण से 15 से 20 प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। 15 से 20 प्रश्न, इस बात को ध्यान में रखना। अभी जो हम स्क्रीन पर लेके आए ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी के नोट से हमने लिया है यह चूँकि इसका संक्षिप्त रूप से जो एससीईआरटी में चर्चा किया गया संक्षिप्त रूप से, लेकिन हम उसको डिटेल रूप से यहाँ आपके सामने लेकर के आए हैं। चूँकि एनसीईआरटी में डिटेल है और एससीईआरटी में डिटेल नहीं है। देखिए यहाँ आप स्क्रीन पर देख लीजिए, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों का अंडा देने का समय है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। एपी कल्चर, APICULTURE, एपी कल्चर। एपी कल्चर का मतलब क्या है? मधुमक्खी पालन। स्क्रीन छोटा है तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। अक्टूबर से सितंबर तक का समय में मधुमक्खी अंडा देता। कब? अक्टूबर से सितंबर तक। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अभी जो हम लोग लीची खा रहे हैं, लीची अंतिम चरण में है, जो लीची का फूल क्या है? फरवरी में खिलता है, इसको ध्यान में रखना है। शहद का रंग सुनहरे तथा भूरे रंग का होता है। शहद, हमारे विद्यालय में शहद लगा दिया था तो उसको बच्चा लोगों को हम दिखाए, तो देखो शहद का रंग कैसा होता है। चूँकि क्लास 4 की चर्चा है तो हम पर्यावरण की पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, तो हमने उसको दिखाया प्रैक्टिकल करके। सुनहरे रंग का है या भूरे रंग का, इसको ध्यान में रखना है। मधुमक्खियाँ और चींटियाँ मिलजुल कर ग्रुप में रहती है। अब ग्रुप का मतलब क्या? आप देखिएगा जो चींटी एक जगह रहेगा, 50 चींटी 100 चींटी एक जगह, अकेला में कहीं चींटी को आप नहीं देखिएगा। मधुमक्खी को भी आप अकेला में नहीं देखिएगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मधुमक्खी और चींटी समूह में रहती है। कहाँ रहती है? समूह में, ग्रुप में रहती है। देखिए सभी चींटियों का काम का बंटवारा है, सभी चींटी का। एक है रानी चींटी जो अंडा देती है। रानी चींटी का क्या काम है? अंडा देने का काम है। नेक्स्ट है सिपाही चींटी। सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना। ये क्या है? ये होम गार्ड है। एक घर का क्या? सुरक्षा प्रहरी है। ये घर का ध्यान रखता है। ये कौन? सिपाही चींटी, बिल का ध्यान रख। तीसरा है काम करने वाला चींटियाँ जो भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है।
इसको क्या बोलते हैं? काम करने वाली चींटियाँ। तो 3 तरह का चींटी हुआ। एक बार और देखिए, रानी चींटी अंडा देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और श्रमिक चींटी भी बोल सकते हैं इसको, या काम करने वाली चींटी या श्रमिक चींटी, जो क्या करता है? भोजन ढूंढकर बिल तक लाता है। दिन भर परेशान होता है ये, और बैठ कर ये सब क्या करता है? खाता है। चलिए आगे देखते हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहता है, मतलब जैसे मधुमक्खी समूह में रहता, जैसे चींटियाँ समूह में रहता, उसी तरह से दीमक और ततैया भी समूह में रहता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चींटियाँ किस रंग की होती है? काले तथा गहरे भूरे रंग की होती है। अक्सर देखिएगा चींटियाँ गोल्डन कलर का होगा या काले कलर का होता है ना जी। इसको ध्यान में रखें। कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, या लाइव देख रहे हैं या लाइव के बाद देख रहे हैं वीडियो, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। क्लास आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या चाहिए, सारा कुछ मटेरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और जितना मर्जी हो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चींटियों के 6 पैर होते हैं। यह CTET इस बार पूछा है, तो BPSC जब पर्यावरण मेंशन किया है तो प्राथमिक कक्षा को फॉलो करेगा वो, प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण 20 प्रश्न रहेंगे, इसीलिए हल्का में पर्यावरण को नहीं लें, और यही सब रहेगा। ये मत सोचिए ये कैसे पूछेगा चींटियों के कितने पैर होते हैं। चींटियों के 6 पैर होते हैं। कितने पैर? 6 पैर। नेक्स्ट देखिए, गांधी धाम अहमदाबाद में है और बलसार गुजरात में है, ठीक है। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड एक जगह है जो कहाँ है? केरल में, ध्यान रखना है। अच्छा, टिकट चेकर को आप लोग देखें हैं? टिकट चेकर को, TTE को, जो ट्रेन में काला रंग का ड्रेस पहन के आता है, डर से सब भाग जाता है इधर उधर, कुछ लोग तो बाथरूम में जाके भी छुप जाते हैं। जनरल डब्बा का कहानी है। टिकट चेकर का यूनिफॉर्म काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है, और उसके कंधे पर TTE का उजले रंग का बैच लगा, मतलब काले रंग का उसका ड्रेस रहेगा, और यहाँ पर जो एक बैच रहता है यहाँ पे वो उजला रंग का रहेगा, TTE लिखा हुआ रहेगा उस बैच में। तो TTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, इसको याद रखिएगा। टी को दुनिया के किसी भी कोचिंग में चले जाइएगा ये बात नहीं बताएगा आपको, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सो देखिए, रेलवे के टिकट पर अंकित होता है, स्क्रीन पर देखिए क्या अंकित होता है? PNR संख्या, वयस्कों की संख्या, बच्चों की संख्या, और क्या अंकित होता है? श्रेणी, कोच की संख्या सब, और उसके बाद टिकट कहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं वह भी लिखा हुआ रहता है उस पर। कहाँ आपकी यात्रा समाप्त होगी वह भी अंकित रहता है। कितना किलोमीटर की आपकी यात्रा है? मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपके टिकट पर 1200 किलोमीटर के आसपास कुछ होता है शायद, लिखा हुआ रहेगा यात्रा। टिकट का नंबर भी लिखा रहता है, और इतना ही नहीं, यात्रा प्रारंभ करने की तिथि भी अंकित रहती है, और साथ में ट्रेन का नाम कैसे छूट जाएगा भाई, ट्रेन का नाम भी उस पर रहता है, और ट्रेन खुलने का समय तो हम बता ही दिए, यह भी रहता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह सब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी बात है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण में। CTET की परीक्षाओं में बिहार सरकार जो 1 to 5 की परीक्षा लिया इससे पहले, उसमें जो पर्यावरण से पूछा गया क्वेश्चन तो यहीं से पूछा गया, और BPSC जब मेंशन किया प्राथमिक कक्षा के लिए तो यहीं से रहेगा। अब आइए, कलचीरी एक ऐसा पक्षी है जो पत्थरों के बीच खाली जगहों में अंडा देती है। कलचीरी के बारे में आप लोग जानते हैं? यह पत्थरों के बीच में, जैसे यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है, ऐसा पत्थर रखा हुआ है, बड़ा बड़ा पहाड़ रखा हुआ है यहाँ पत्थर का, इस बीच में जाके यहाँ पे खाली मिलेगा, यहाँ पर जाके अंडा दे देगी। समझे ना? इसको ध्यान रखना है। चिड़िया अपनी घोंसला घास से बनाती है और उसके ऊपर पौधे के नाजुक टहनी, जड़ें, रुई वाला इत्यादि बिछा देता है, और इस तरह घोंसला कलचीरी भी बनाती है। समझे ना? कलचीरी की घोंसला इस तरह से बनती है, और कलचीरी को क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन। कलचीरी को इंडियन रॉबिन कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। एक चिड़िया जिसको आप सुबह उठते हैं और देखते हैं, दोपहर में देखते हैं, शाम में देखते हैं, हर समय देखते हैं। आप नहीं भी देखना चाहिएगा तो वो आपको देखने पर मजबूर कर देगा। वह चिड़िया है कौवा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? CROW, क्रॉ। क्रॉ में ना कौवा, जिसकी आवाज़ काँव काँव की होती है, इसको भी ध्यान रखना है। तो कौवा क्या अपना घोंसला बनाने में
लोहे की तार। किसका बच्चों? बोलिए, लोहे की तार। लकड़ी की शाखाएं, लकड़ी का छोटी छोटी टहनियाँ, इन सारी चीज़ों का प्रयोग जो है कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कोयल। देखो बच्चों, कोयल एक पक्षी का नाम है और एक ऐसी चिड़िया है कोयल, एक ऐसी पक्षी है कोयल जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। लाट साहब, पक्षियों में लाट साहब जो पक्षी है, समझ, एटीट्यूड से भरा हुआ पक्षी, मैं अपना घोंसला नहीं बनाऊंगा और किसके घोंसला में अंडा दूंगा? बहुत बड़ा घोंसला में। वही चिड़िया जो हमेशा नज़र आती है आपको कौवे की घोंसला में। तो कोयल एक ऐसी चिड़िया है जो क्या करती है? अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसला में क्या दे देती है? अंडा दे देती है। कौवा के घोंसला में क्या करती है? अंडा दे देती है। और कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी क्या करता है? सेता है, तब उससे बच्चे निकलते हैं। समझ गए ना? कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। आप लोग कहावत कहानी सुने हैं या पढ़े होइएगा, कोयल की कूक प्यारी। तो कोयल की कूक मन उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, समझ गए ना? ध्यान से। तो कोयल की आवाज़ मीठी होती है। ऑप्शन में दे देगा कड़वी होती है, तो टिक नहीं लगा दीजिएगा। सुबह सुबह उठाता है, हमको हल्ला करता है, ये इसकी आवाज़ कड़वी है, नहीं, मीठी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कलचीरी। कलचीरी क्या है बताइए भाई साहब? बच्चों, कलचीरी एक ऐसी चिड़िया है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है। हाँ, अंदर से, ये मुंह खोला ना, अंदर में चोंच रहता है उसका ऐसे, ये चोंच उसका क्या होता है? ये अंदर वाला पोजीशन दोनों उसका लाल होता है। तो किस चिड़िया का? कलचीरी का चोंच अंदर से लाल होता है, ध्यान रखना है। कौवा जो अपना घोंसला बनाती है, जिसमें लोहे की तार का प्रयोग करता हम अभी बताए हैं, तो आपको पता है वो कहाँ घोंसला बनाती है? वह पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है ना, वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पर? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। इसको ध्यान रखना है। एक चिड़िया और है फाख्ता, उसका नाम क्या है? फाख्ता, जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के नीचे बनाती है। नेक्स्ट है गोरैया। आमतौर पर घर में या आसपास में दिखाई देता है। गोरैया जो है ना, कभी कभी आपको शीशा के पीछे में भी दिखाई देगा। और गोरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के पीछे में बना लेगा, आईने के पीछे में बना लेगा, घर की दीवार के आले में बना लेगा। तो कहीं भी अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार रहती है और बनाती भी है। उससे मानव को कोई नुकसान नहीं है। शायद इसको फुद्दी कहा जाता है हमारे नज़र से, हमारे हिसाब से, और पता नहीं, डिटेल से आप जानकारी घर में पूछ लीजिएगा, नहीं जानकारी हो समाज में पूछ लीजिएगा। कबूतर भी अपना घोंसला गोरैये की तरह ही बनाता है। वैसे परीक्षा में आपको गोरैया ही पूछेगा, विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। विद्वान बनना है तो आप उस पर पीएचडी भी कर सकते हैं। इसीलिए भटकना नहीं है, रास्ता से नहीं भटकना है। कबूतर के बारे में आइए। कुछ बच्चा होता है जो आप गोरैया पर रिसर्च करने लगा, आखिर है ये कौन? कबूतर भी अपना घोंसला गोरैये की तरह ही बनाता है, पूरे मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी किसको कहा जाता है? जो गर्मियों में टुक टुक करते रहता है। पेड़ के तना में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा दे देता। आप देखते होइएगा जो पेड़ सब में बीच में खोखला खोखला हो जाता है, ऐसे छेदा टाइप का गोल सा बड़ा सा, और उसमें जो है गोरैया क्या करता है? बसंत की जो गौरी है, यह क्या करता है? उसमें जाके अंडा दे देती है। इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक चिड़िया का नाम है दर्जिन चिड़िया। पता है यह कैसी चिड़िया है? स्क्रीन पर देखिए। यह एक ऐसी चिड़िया है ना जो पत्तों को सीकर उसके बीच बने थैली को ही घोंसला बना लेती है। पत्ता को सी लेता है और उसके बीच जो थैली है उसको घोंसला बनाने के रूप में इस्तेमाल करती है और उसी में अंडा भी दे देती है। एक और चिड़िया शक्कर खोड़ा, एक ऐसी चिड़िया है जो अपनी लटकता हुआ घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाल पर बनाती है। कहाँ बनाती है? छोटे पेड़ या ढाल पर बनाती है।
शक्कर खोरा अपना घोंसला बनाने में बाल या बारीकी घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। साथ ही मकड़ी की जाल का भी प्रयोग करता है। आप देखिए कितना वीआईपी जो है शक्कर खोरा का है, जो घोंसला है। सारा कुछ छूटा ही नहीं है इससे, सारी चीज़ों का प्रयोग ये करता है शक्कर खोरा अपने घोंसला में। इसको ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। आप में सिर्फ चिड़िया पक्षी की चर्चा है एससीईआरटी की पुस्तक में, संक्षिप्त चर्चा है, और वो जो है बच्चों के ऊपर उसका कार्य छोड़ दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, वहाँ बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ा गया है, वहाँ जो है उसका मेंशन किया गया, चैप्टर में बजाते लिख दिया गया है। दो बेसिक फ़र्क है। एससीईआरटी क्या कर रहा है, जो बच्चों के ऊपर जो है कुछ चीज़ें छोड़ रहा है जिससे प्रश्न बनते हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर जो कार्य क्वेश्चन आंसर जो छोड़े हुए हैं वो, या कार्य योजना जो बुक में है उसमें प्रश्न बनता है, लेकिन वो प्रश्न बना कर नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी उसको बना कर दिया है। यही फ़र्क है बेसिक। तो एनसीईआरटी में डिटेल से भी है और उससे ज़्यादा भी है, और वह भी है जो बिहार सरकार के स्कूल की में जो बातें हैं उसका मैक्सिमम बातें एनसीईआरटी में। सिर्फ वही फैक्ट एनसीईआरटी में नहीं है जो बिहार का स्पेशल बिहार से रिलेटेड करता है, वही नहीं है। तो जो बिहार से रिलेटेड करता है उसको हम उसमें छोड़े नहीं हैं, और यहाँ जो कम है उसको हम ज़्यादा लेकर आपके सामने आ गए हैं, इसको भी हम नहीं छोड़े हैं। इसीलिए पर्यावरण का इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक पक्षी है वीवर, नाम सुने होगा वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या करता है, जिसमें नर वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाता है और मादा वीवर उन सभी घोंसला को देखती है, और उनमें जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडा देती है। कितना देखिए, ये तो और वीआईपी चिड़िया है। कहता है मर्द बेचारा परेशान है, औरत बेचारा बैठ के खा रही है। वही चीज़ है यहाँ। मर्द क्या कर रहा है यहाँ, वीवर पक्षी जो नर वीवर है, जो मर्द है, जो मेल है, वो क्या कर रहा है, वो घोंसला बनाता है, बहुत सारा घोंसला बनाता है। और अब महिला वीवर जो है, जो मादा वीवर है, उसको स्वतंत्रता है, जो उस जितना घोंसला उन्होंने बनाया उसमें जो घोंसला अच्छा होगा उसी घोंसला को वो चयन करेगी, और बाकी घोंसला का चयन वो नहीं करेगी। तो देखिए, अंडा देती है उसी घोंसला में, तो अपने पसंद से। तो दोस्तों, अभी तक हमने आज जो है बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय का हमने कक्षा 4 का संपूर्ण अध्ययन एक वीडियो में हमने करवा दिया। यह वीडियो 2 पार्ट में एक ही में है। कुछ बोर्ड पर हम पढ़ाएँ हैं और कुछ स्क्रीन वीडियो करके हम पढ़ाएँ हैं, कुछ तकनीकी कारण से, क्योंकि जहां हम अभी हैं वहां अवेलेबल नहीं है बोर्ड, जहां था वहां हमने बनाया। तो अब आप लोग जो अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे, कक्षा 3 का वीडियो, जो एक छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो होगा। कक्षा 3 के पर्यावरण और हम में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भी बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है, और बीपीएससी जिस क्वेश्चन को पूछ सकता है उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। लेकिन हम सभी तथ्यों को लेकर के आपके सामने आ गए हैं, हम छोड़े नहीं है किसी भी फैक्ट को, और भी वहाँ हम बता देते हैं जो बीपीएससी पूछने वाला है उसको महत्वपूर्ण बोल देते हैं। लेकिन आप सारा पढ़ जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। निश्चित रूप से आप पढ़कर सफल होंगे। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द